नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी को पता ही होगा डेली बेस पे चलाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग के पास समय अब कम बच रहा है। क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा। आप नया न पढ़िए, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को बस रिवाइज करते रहिए और जो आपका कन्फ्यूजन है उसको बस दूर तक करते चलिएगा। आप सभी लोग को पता ही होगा एडुटेरिया का अभी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें आपका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, उसको देखिएगा। और रात में आप सभी लोग को, यानी ये आपका सेट अभी अपलोड हो रहा है, अभी आपका रात में अभी वॉल्यूम 2 यानी वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का सेट नंबर 3 आएगा। यानी मैं आप सभी लोग को जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए, ताकि आप सभी लोग का जो एक एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम है वो दूर हो पाए। जैसे ही आपका रुक्मिणी वॉल्यूम 2 खत्म होता है, केबीसी नैनो स्टार्ट किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि आपको लास्ट समय में इतना प्रैक्टिस करा दूँ कि जो आप भूले हैं थोड़ा बहुत वो भी बेहतर हो पाए। तो अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोग को भी अपने वीडियो के साथ बेहतर हो पाए उनका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इसको याद रखिएगा। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था, ये आप याद रखिएगा। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, थैलोफाइटा। देखिए, आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार यानी थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन में कवक तथा शैवालों का समस्त परस्पर सहजीवी जैसा होता है, देखने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल चोड से उत्पादित होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंपन। देखिए, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रस्त नली श्वास नली से जोड़ता है उसे हम कष्ट या फिर कंठ या फिर स्वर यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z14 को और के बीच में रखा गया है, यानी किसके बीच में रखा गया है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? देखिए, आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य फल भित्ति, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेब का बात करें, सेब तो उसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं। अगर टमाटर का बात करें तो फल भित्ति एवं बीजांडासन खाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक आपका एसिड हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। मीथेन को क्या कहते हैं? मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय मांसपेशियां डैश होती हैं? हृदय मांसपेशियां डैश होती हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि हृदय मोटा पेशी और रुधिर को शरीर में प्रभावित करने वाला अंग होता है। मनुष्य का हृदय एक मांसल शंक्वाकार अंग का होता है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं किस पे? 8 पे आते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को हम क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाक्षी शोषण हो जाएगा, यानी सी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर याद रखिएगा, आपका बी हो जाएगा, रवि शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवि शास्त्री। चलिए, बहुत सही, आंसर आपका सही हो गया होगा। अब बात करें कपिल देव के बारे में, तो कपिल देव का पुस्तक कौन से है? तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, याद रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। अगर सुनील गावस्कर का देखा जाए तो आपका माई सनी डे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे?
हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कहेंगे, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। देखिए एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? कैरो नदी पर, याद रखिएगा। देखिए एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 12 का बी हो जाएगा, 1529 में। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के भाई थे, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनके यानी उनमें से एक चीन है और दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश देखा जाए तो आपका मंगोलिया हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डैश स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, कौन? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, CaO। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगर फास्फोरस का द्रव्यमान यानी फास्फोरस का परमाणु संख्या देखा जाए तो फास्फोरस का आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका 16 का डी हो जाएगा, अंडज कहा जाता है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां पे जा करके PDF को पूरा डाउनलोड कीजिए और रिवीजन बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुसार है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चीनी स्कूली लड़का। क्या हो जाएगा? चीनी स्कूली लड़का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वाहिका का। देखिए तरल ऊतक को संवहनीय ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक तंतुवश, ठोस, जेली किस तरह सघन या कठोर अवस्था में रह जाता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा के बारे में पूछा गया है, तो आंसर याद रखिएगा 19 का आपका सी हो जाएगा, पाकिस्तान। कहाँ पे है? बोलन दर्रा आपका पाकिस्तान में है। अगर बात करें नाथुला दर्रा के बारे में तो ये तो सभी को पता ही होगा कि भारत और चीन के बीच में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है, याद रखिएगा। दीफू आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप नहीं है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोयला। देखिए कोयला कार्बन का एक अवरूप नहीं है। कार्बन के 4 क्रिस्टलीय अवरूपता हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन, और देखा जाए तो ग्रिफिन हो जाएगा। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले आबंधित डैश होती हैं। क्या होती हैं? याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रुकुरा यानी रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। लास्ट समय में जो मारेगा छक्का वही निकालेगा पारी भाई, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि लास्ट समय में पढ़ाई थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, यानी अपना जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे उस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग लगे रहिए, लास्ट समय तक जो लगा रहेगा बाजी वही मारेगा। तो करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। यानी अगर भीमा परियोजना देखा जाए तो आपका भीमा परियोजना महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगर आपका पनामा परियोजना देखा जाए तो आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 N है, इसका द्रव्यमान क्या है? चलिए बताइएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 20 kg। क्वेश्चन नंबर 24, डैश एक सतही परिघटना है,
तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। इसको आप नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव्य बन जाती है? चलिए, बहुत सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गलनांक हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्या कहता है देखते हैं कि सीव स्टूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए आंसर करिएगा। तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पौधों में भोजन। क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन आपका आंसर हो जाएगा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग क्या होगा? चलिए करेक्ट करिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, बैगनी हो जाएगा। देखिए, लिटमस पेपर रोसेला टिंकटोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, अम्ल, भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरमैप्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर करिएगा। तो 29 का आपका आंसर सी हो जाएगा, उत्तल। देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित रोगी व्यक्ति को दूर की वस्तु ठीक दिखलाई नहीं पड़ती है, यानी दिखलाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। दूर की वस्तु जो होती है वो दिखलाई पड़ती है, जो निकट की होती है वो बेहतर से दिखाई नहीं देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल से आरोग्य राजीव संबंधित है? चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? कौन से यानी कितने वर्ष की आयु में अकबर पंजाब का शासक बना था? तो याद रखिएगा 13 वर्ष की आयु में। देखिए, हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556, याद रखिएगा 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर गया था, उसी में हुमायूं का मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस दिशाओं में? तो याद रखिएगा आंसर आपका विपरीत दिशाओं में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मीरा कुमार। ये तो सभी को पता ही होगा। देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन एक ही संसदीय क्षेत्र से एक ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार जीतने वाली प्रथम सांसद थी। इंदौर से थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करिएगा। तो बुझे हुए चूने का आंसर आपका बी हो जाएगा, CaOH2। क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। एक मोटी जेल की तहत घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। चलिए आंसर करिएगा। 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पैक्टिन हो जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी। देखिए, महावीर जो जैन धर्म के थे वो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। आप सभी लोग याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल
कलाम आज़ाद, यानी 38 का डी आंसर हो जाएगा। देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आंसर आपका 40 का डी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। सरदार भगत सिंह को फांसी देने का कारण भी यही था, सैंडर्स की हत्या करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डैश यानी कौन से ईस्वी में लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है? तो सभी को मतलब सन तो याद ही होगा, लेकिन डेट में कन्फ्यूजन होगा सभी को। तो डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी तट पर हुआ था, जो नदिया जिला में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, याद रखिएगा। वित्त मंत्री होते थे अमात्य को। 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका जापान। याद रखिएगा कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर 7 दिसंबर 1941 को हिंद महासागर में अवस्थित अमेरिका के डियो गार्सिया द्वीप के पर्ल हार्बर को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए अगर लॉर्ड डलहौजी का आपका देखा जाए कार्यकाल तो 48 से 56 था। क्या था? 48 से 56, यानी 1848 से। डलहौजी द्वारा व्यागत सिद्धांत का प्रतिपादन इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो सबसे पहले देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो सबसे पहले पहला देखिए 1526, दूसरा 1556 और तीसरा याद रखिएगा 1761 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 46 पे। कहता है प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, विक्रमादित्य पश्चिम का, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि चालुक्य वंश, याद रखिएगा चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 4 यानी चौथे महानतम शासक थे। विक्रमांक देव चरित्रम की रचना बिल्हड़ ने की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? जो बुलंद दरवाजा आपका निर्माण करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। देखिए अकबर ने 1572 में, याद रखिएगा 1572 में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के स्मारक के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो आंसर 48 का ए हो जाएगा, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, यानी 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन आयोग भारत कौन से वर्ष में आया था? तो 1928 में आया था। देखिए अब डेट वाइज याद रखिएगा कि 8 नवंबर 1928, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। देखिए ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, याद रखिएगा नीस। क्वेश्चन नंबर 51,
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो 51 का आंसर आपका ए हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा? बेरिंग जलडमरू मध्य आपका आंसर हो जाएगा 51 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 52 का आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सल्फोनेट होता है। देखिए, डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में नाइट्रोजन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 19 होगी। क्या होगा? 19। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि ये सब उर्वरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्वालियर में। देखिए, लक्ष्मीबाई 1857 के आंदोलन में झांसी से नेतृत्व की थी, आप सभी को पता ही होगा। और हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नियंत्रण स्थापित किया था। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो आंसर याद रखिएगा, आपका पोंगल हो जाएगा। देखिए, ओणम देखा जाए तो केरल का लोकप्रिय त्यौहार है। असम का मुख्य त्यौहार सभी को पता ही होना चाहिए, बिहू है। 59, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, आप इसको याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 पे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो सभी को पता ही होगा, आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओस्लो। क्या हो जाएगा? ओस्लो। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला को दिया गया था 2014 में, याद रखिएगा 2014 में। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा किवीज, यानी किवीज नाम से जाना जाता है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये उनका राष्ट्रीय पक्षी है। सैंधो सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लोहा। क्या था? लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। देखिए, लोहा का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम पहले ज्ञात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 64 का ईश्वर स्तुति के मंत्र होते हैं, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्यों की पहली रचना का नाम सभी को पता ही होगा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद रचनाओं का संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की यानी समस्त करने का प्रावधान मिला है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किनके द्वारा बाबा रामदेव की आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक लिखी गई है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, उदय माहुरकर। क्या हो जाएगा? उदय माहुरकर। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संस्थापक बाबा रामदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस राज्य में GMR द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा?
तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा गोवा। याद रखिएगा, गोवा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है, तो पणजी में है, आप इसको याद रखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, तो आपका पुरुषपुर में, यानी पेशवा आपका आंसर हो जाएगा 67 का। देखिए कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था, और कन्नौज को देखा जाए तो कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 68, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था, यानी किसके शासनकाल में भारत आया था। सिंपल आंसर है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य के समय में मेगास्थनीत राजदूत बनकर भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। चलिए आंसर करिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद-बरदाई। क्या हो जाएगा, चंद-बरदाई हो जाएगा। देखिए चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। चंद-बरदाई लाहौर के निवासी थे, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारक था। चलिए आंसर करिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए अब बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 71 पे कहता है कि दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा कि दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था थी। याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 72, मीराबाई समकालीन थी किसके। ये तो सभी को पता ही होगा कि मीराबाई किसके समकालीन थी, तो आपका चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा, यानी आपका बी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन सा था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मीर बख्शी। देखिए मीर बख्शी जो था मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान को कहते थे। याद रखिएगा, मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शिवाजी। क्या हो जाएगा, शिवाजी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है देखते हैं कि विश्व में, अरे यार, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए आंसर करिएगा। 75 का आंसर आपका ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। देखिए अगर बात करें लोहा का, तो आपका चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, और तांबा का देखा जाए तो चिली, पेरू, चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। चलिए आंसर करिएगा, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। चलिए फास्ट आंसर करिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, युवा नदी। क्या हो जाएगा, युवा नदी। देखिए वी आकार की घाटी नदी के द्वारा निर्मित घाटी अंग्रेज के वी अक्षर के समान होता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, तो याद रखिएगा 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा, गर्म। चलिएगा, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एलिफेंटा पास। सियाचिन है, सियाचिन है आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 80 वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा। चलिए आंसर करिएगा, तो आंसर आपका 80 का सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। यानी आपका जो आय अनुमानित किया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप सभी लोग का 65 प्लस आपका आंसर यहाँ पे सही हो रहा है तो समझिएगा कि आपकी तैयारी बेस्ट है और आपको इस बार मेंस निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।